Good morning students, welcome to online session. So students, in our previous class we have discussed about cooperative organization. Now in this class we will be discussing joint stock company. What is joint stock company? A company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its member. एक कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है पर्सन का, मतलब इसमें कई लोग मेंबर होंगे जो एक साथ आएंगे, किस लिए? टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। कई लोगों का इसमें भागीदारी रहेगी, पार्टिसिपेशन रहेगा। जो कंपनी रहेगी उसमें काफ़ी पार्टनर्स रहेंगे या उनकी भागीदारी रहेगी और वो सब साथ आएंगे, किस लिए? कि वो जो है बिज़नेस एक्टिविटी कर सकें या ट्रेडिंग कर सकें या बाइंग एंड सेलिंग कर सकें, जो भी चीज़ उनको प्रॉफिट अर्निंग देगी। एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि बिज़नेस की क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बिज़नेस का अब एक अलग पहचान होता है उसके मेंबर्स से, एक अलग उसकी लॉ के नज़र में बिज़नेस भी एक अलग से पर्सन है और उसकी आइडेंटिटी उसके मेंबर्स से हट के है, उसके मेंबर्स के साथ नहीं है। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी क्या है कि उसको ऐसे ट्रीट करता है लॉ एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। एक आर्टिफिशियल मतलब एक बनावटी पर्सन की तरह कि जिसकी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट अलग, लीगल मतलब लॉफुल है, एंटिटी मतलब पहचान। लॉ की नज़र में कंपनी की एक अलग से पहचान है। परपीचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है कि परपीचुअल सक्सेशन है कि जैसे ही इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इसमें पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, बट हमारा जो बिज़नेस है वो बना रहेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। बिज़नेस तभी ख़त्म होगा जब लॉ इसे ख़त्म करेगा, जब इसमें वाइंडिंग अप हो जाएगी तब हमारा ये कंपनी बंद होगा। एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कि हर कंपनी की एक अलग से सील होती है, एक अलग से मोहर होती है। सील का यहाँ मतलब है मोहर से। आपने देखा होगा कि सारी कंपनीज़ जो होती हैं उनके कुछ अलग लोगो होते हैं, तो हर एक कंपनी का एक अलग लोगो होगा, एक अलग नंबर होगा या अलग एक कोई भी आप ग्राफिकल या फिर न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेट्स को कुछ अलग तरीके से फॉर्म करके वो अपनी सील तैयार करते हैं। तो हर कंपनी की एक क्या होगी, अलग सील होगी। द कंपनी form of organization is governed by the Companies Act 2013। ये गवर्न किससे होता है? कंपनीज एक्ट 2013 से। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ एक्ट 2013, a company means company incorporated under this act or any other प्रीवियस कंपनी लॉ। कि इस एक्ट के अंदर क्या जो भी कंपनीज आई हैं या प्रीवियस लॉ के अंदर उन्हें हम कंपनी रिगार्ड करेंगे। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। ना हु आर शेयर होल्डर्स। जैसे कंपनी होगी, कंपनी के छोटे छोटे पार्ट्स, छोटी छोटी यूनिट्स को क्या कहेंगे? उसका शेयर कहेंगे। तो जो ये शेयर होल्डर होंगे, जो कंपनी का परसेंटेज जिनके पास होगा, कंपनी की जो ये छोटे छोटे हिस्से जिनके पास होंगे वो होंगे शेयर होल्डर्स। वो क्या होते हैं? वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर का सिंपल सा मतलब है कि आपने कितना कैपिटल लगाया है और आपने कंपनी में हिस्सेदारी अपनी खरीदी है। शेयर होल्डर मतलब कि आपकी कंपनी में क्या हिस्सेदारी है, वो 10% हो, 5% हो, 25% हो, 50% हो, ये सब क्या है? ये हिस्सेदारी है। और ये हिस्सेदारी आपने हासिल कैसे की है? आपने कैपिटल लगाया है और कैपिटल के बदले में आपको कंपनी के शेयर्स मिले हैं। तो जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये कंपनी के ओनर्स होते हैं। वाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। ये चीफ
मैनेजिंग बॉडी होते हैं और इनका इलेक्शन भी कौन करते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स करते हैं। शेयर होल्डर ही इन चीफ मैनेजिंग ऑफिसर जो होते हैं हमारे, उनको बैठाते हैं कि आप मैनेजमेंट का काम देखिए। यूजुअली द ओनर एक्साइज एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ओनर्स जो हमारे शेयर होल्डर हैं क्या, वो डायरेक्टली नहीं कंट्रोल करते, वो इनडायरेक्टली क्या है, मैनेजमेंट को और बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, कि मतलब आप खुद से ना करके आप वो सारे काम किसी और से कह के करवाइए उसको। आपके ऑफिस में या आपके बिज़नेस में जो भी एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रही हैं, आप उसे देख रहे हैं, आप डायरेक्टली उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप देखेंगी कुछ प्रॉब्लम है आपकी कंपनी में, तो आप जाएंगे जो आपसे नीचे होगा, एक हायर लेवल का पर्सन, जैसे आप समझ लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, आप उनको बताएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर को बताएंगे, मैनेजर जो है एम्प्लॉयज़ को बताएगा। तो ये एक चेंज चलेगा और इस तरीके से क्या, जो हमारे ओनर्स होते हैं वो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली जो है कंट्रोल या फिर रेगुलेट करते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स हमें पता है कि जो भी कंपनी में कैपिटल लगा है उसकी जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो क्या है, शेयर्स हैं। और यही शेयर्स आप ख़रीद के आप शेयर होल्डर बन जाते हो और आप कंपनी के ओनर कहलाते हो। ये शेयर क्या होते हैं कि आप इन्हें ट्रांसफ़र भी कर सकते हो फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर। आप लेकिन सिर्फ जो है एक्सेप्ट इन अ प्राइवेट कंपनी, जो हमारी प्राइवेट कंपनी होगी वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। हमारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ होंगी वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम फीचर्स देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, क्रिएशन ऑफ लॉ है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी को क्या हमने लॉ से क्रिएशन किया है, हमने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, हमने कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया और हमने अपने यहाँ दर्ज कराया कि इस नाम की ये कंपनी हमारी चल रही है, तो हमारी कंपनी को लीगल स्टेटस मिल गया। ये इंडिपेंडेंट है अपने मेंबर से, कि मेंबर्स की और कंपनी की पहचान सेपरेट है। लाइक नेचुरल पर्सन, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, borrow money, enter into contracts, sue and be sued, but unlike them it cannot breathe, eat, run, talk and so on. It is therefore called an artificial person. कंपनी को क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी ख़रीद सकती है, कर्ज़े ले सकती है और कर्ज़े दे सकती है और किसी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी को सू कर सकती, मतलब किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपनी के साथ की जा सकती हैं। आप हो सकता है आप इनके मेंबर्स को ना करें बट आप कंपनी को कर सकते हो। ओके, इसके ये सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट तो पर्सन ही करेंगे, बट हमारी जो कंपनी है उसकी एक अलग पहचान है। कंपनी के नाम से आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, देन लेन कर सकते हो। कंपनी जो है ये सारी चीज़ें करेगी, बट कंपनी हमारी क्या नहीं कर सकती, ब्रीथ नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। ये सब हम लोगों की तरह एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं कर सकती, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ द नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स members. Its assets and liabilities are separated from those of its owner. The law does not recognize the business and owner to be one and the same. Business और owner एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। जो भी ये assets and liability हैं, its assets and liabilities are separate from those of its owner. Assets और liability जो कंपनी के वो उसके ओनर से हट के हैं। कर्ज़ा है तो कंपनी के ऊपर है, एसेट्स हैं तो कंपनी के हैं, उसके ओनर्स के नहीं हैं, जो उसमें मेंबर्स हैं उनके नहीं हैं। तो क्या एक सेपरेट उसकी लीगल आइडेंटिटी है। थर्ड, फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. It involves the preparation of several documents and compliance with several legal requirements before it can start functioning. Incorporation of companies is compulsory under the Companies Act
2013 or any of the previous company law. As stated earlier, such companies which are incorporated under the Companies Act 1956 or any कंपनी लॉ शैल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कंपनीज। आपको फॉर्मेशन जो आपको कराना है कंपनी का, जैसे कोई अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो क्या बहुत ही कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत लंबा समय लगता है। एक्सपेंसिव है, मतलब आपको हर जगह भारी अमाउंट्स पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा में। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें क्या आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। आपकी कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो, और जो हमारे पिछले लॉ थे जैसे कंपनीज एक्ट 1956, अगर इन सब के अंदर भी आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो भी लीगल रहेगी। बट आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसी भी करंट लॉ या फिर प्रीवियस लॉ के अंडर होना चाहिए। नाउ द फोर्थ इज़ ओके, देयर इज़ वन थिंग जिसमें हम प्रीवियस लॉ देख सकते हैं। ये जो बॉक्स बना है उसमें प्रीवियस कंपनी लॉ मीन एनी ऑफ लॉ स्पेसिफाइड बिलो, एक्ट रेगुलेटिंग द कंपनीज इन फोर्स बिफोर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866। जब ये सारा हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी तब कंपनीज़ हमारे किस एक्ट से रेगुलेट होती थी? इंडियन कंपनीज़ एक्ट 1866। उसके बाद दूसरा एक्ट आया अगेन 1866 में, फिर तीसरा एक्ट आया हमारा 1882 में, फिर नेक्स्ट हमारा आया 1913 में, फिर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनी ऑर्डिनेंस 1942 में आया। उसके बाद हमारा कंपनीज़ एक्ट 1956 आया। उसके बाद हमारा क्या कंपनीज़ एक्ट हमारा आया 2013। ये सारे एक्ट हमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है अपने कंपनी को के काम को लेके, उसके जो भी फंक्शंस हैं उसको लेके, जो हमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है उसको लेके। Now the next is perpetual succession. A company being a creation of law can be brought to an end only by law. It will only cease to exist when a specific procedure of its closure called winding up is completed. Member may come and member may go, but the company continues to exist. कंपनी क्या है? क्रिएशन बाय लॉ है। लॉ ने कंपनी को क्रिएट किया है तो लॉ ही उसे क्या है एंड लाएगी, मतलब लॉ ने शुरू किया तो लॉ ही कंपनी को ख़त्म भी करेगी। एक प्रोसीजर होता है वाइंडिंग अप का, जब तक कंपनी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर नहीं करती है तब तक कंपनी चलती रहेगी, चाहे पार्टनर्स आएँ और चाहे पार्टनर्स चले जाएँ, कंपनी चलती रहेगी तब तक जब तक आप उसमें लीगल प्रोसीजर नहीं करते हो वाइंडिंग अप का। Now next is control. The management and the control of the affair of the company is undertaken by the board of directors, which appoint the top management official for running the business. बोर्ड ऑफ, हमने पहले भी पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बिज़नेस को रन करेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे। वो क्या मैनेजिंग ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट में जो है लोगों को रखेंगे ताकि उनका काम स्मूथली रन कर सके। द डायरेक्टर होल्ड अ पोजीशन ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। जितने भी जो है हमारे डायरेक्टर्स रहेंगे वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर को आंसरेबल होते हैं। कुछ भी कंपनी में काम चल रहा है उन्हें जाके बताना है कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, आपका काम कैसा चल रहा है, आपका कितना आउटपुट रहा, ये सारी चीज़ें उन्हें देनी होती हैं, बतानी होती हैं, और कुछ अगर डिस्टर्बेंस है तो वो भी बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बाउंड करती हैं कि उनका काम अच्छे से स्मूथली रन कर सके। क्यों? क्योंकि उनको वो आंसरेबल होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को। द शेयर होल्डर्स हाउ एवर डू नॉट हैव द राइट टू बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। शेयर होल्डर्स को क्या डे टू डे जो रनिंग है बिजनेस में उसमें इन्वॉल्व होने का राइट नहीं होता है।
Now the next is liabilities. The liability of a member is limited to the extent of capital contributed by them in the company. The creditor can use only the assets of the company to settle their claims, since it is company and not the member that owe the debt. लाइबिलिटीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे कि लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी. आपने जिस हिसाब से कैपिटल लगाया है उतनी ही आपकी लाइबिलिटी भी होगी. और अगर आपको कर्ज़ा पूरा करना है तो कंपनी के पास जो एसेट होंगे, क्यों, उसे ही हम बेच के जो है कर्ज़ा भरेंगे. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन है, एक सेपरेट पर्सन है और अपने ओनर से हट के. कर्ज़ा आप किसके लेंगे? कंपनी के नाम के लेंगे. तो कर्ज़ा भरेगा कौन? कंपनी भरेगी, अपने एसेट से भरेगी. और जो भी उसके पास सामान होंगे और जो भी कैश होगा या फिर होल्डिंग्स होंगी, उस हिसाब से वो अपना कर्ज़ा भरेगी कंपनी. इसके मेंबर्स की क्या होगी? लिमिटेड लाइबिलिटी होगी. The members can be asked to contribute the loss only to the extent of the unpaid amount of share held by them. आप जो आपके शेयर होल्डर हैं उनसे आप पैसे मांग सकते हो, कंट्रीब्यूशन मांग सकते हो, लेकिन क्या, बस उतने अमाउंट तक. only to the extent of unpaid amount of share held by them. कि जितने शेयर का उन्होंने पैसा अभी नहीं दिया है या बचे हुए पैसे, उतने अमाउंट तक ही आप खाली शेयर होल्डर से पैसा मांग सकते हो. सपोज अक्षय इज़ अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी होल्डिंग 2000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच ही ऑलरेडी पेड ₹7 per share. His liability in the event of loss or company's failure to pay debt can only be up to 6,000. The unpaid amount of his share capital, that is ₹3 share on 2,000 share held in the company. Beyond this, he is not liable to pay anything towards the debt or the losses of the company. अक्षय क्या है? एक शेयर होल्डर है किसी कंपनी में. उसके पास 2000 शेयर हैं, ₹10 ईच के. ₹10 के उसने 2000 शेयर खरीदे हैं. अब उसने ₹7 हर शेयर के पे कर दिए हैं. इस जगह पे उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? हीज लाइबिलिटी इन द इवेंट ऑफ लॉस और कंपनीज फेलियर टू पे डेट कैन ओनली बी अप टू ₹6. द अनपेड अमाउंट ऑफ हीज शेयर. उसके क्या होंगे? उसको ऑब्वियसली उसको ₹20,000 देने थे अपने सारे शेयर्स के. उसने जो 2000 शेयर्स खरीदे हैं उसे उसके ₹20,000 देने थे, पर उसने क्या, ₹7 पर शेयर दे दिए. मतलब उसने अभी ₹14,000 दिए और उसके अभी ₹6,000 बचे हुए हैं. तो इस कंडीशन में वो खाली ₹6,000 देने का लाइबल होगा जब कंपनी लॉस में चली जाएगी या कंपनी फेल्योर में चली जाएगी. या फिर जो है, जो ₹7 दिया है तो ₹3 जो पर शेयर उसको ₹2,000 और वो देने होंगे. इसके अलावा वो कुछ भी देने के लिए लाइबल नहीं होगा. मतलब कि आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं, आपने मान लीजिए पेमेंट कर दी है और आपके कुछ पैसे बचे हैं, तो अगर कंपनी का फेलियर हो चुका है तो जो आपके पैसे बचे हैं, जो आपने अभी तक पे नहीं किए हैं, आप सिर्फ उसे ही देने के लाइबल होंगे. Now the next is common seal. The company, being an artificial person, cannot sign its name by itself. Therefore, every company is required to have its own seal which act as official signature of the company. Any document which does not carry the common seal of the company is not a binding on the company. कॉमन सील क्या है कि एक नाम जो कंपनी का अलग से होता है. कंपनी क्योंकि हमारी अलग पर्सन है तो, और आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग भी है और आर्टिफिशियल भी है. तो आर्टिफिशियल है तो ऑब्वियसली वो सिग्नेचर तो नहीं कर सकती. तो कंपनी का कुछ नाम होगा, कंपनी की कुछ पहचान होगी. आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट है, जिसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या होते हैं, अपने लेटर पैड पे लिख के देते, किसी कंपनी का अपना लेटर पैड होता है. तो जो वो लेटर पैड होता है जिस पे जो है कंपनी का नाम लिखा होता है, वो क्या है, वो उसका कॉमन सील है.
कि आप वो उसको बाइंड करता है कि आपके नाम पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या उसमें कुछ लिखा हुआ है, कोई नोटिस लिखी हुई है, कोई सामान लिखा हुआ है, कुछ भी चीज़ उस पर लिखी हुई है, तो वो कंपनी को ये समझा जाएगा कि ये चीज़ें उस कंपनी की तरफ से हैं। कोई भी कागज़ पे अगर आप ऐसे कुछ लिख के दे दोगे तो आप ले जाके दूसरे को दो और बोलो कि XYZ कंपनी से इसे भेजा गया है, तो उस कागज़ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब तक कि उस कागज़ पे XYZ कंपनी का नाम ना हो। तो हमारी जो कंपनी होगी उसको उसके पास एक कॉमन सील होगी, मतलब क्या है, एक ऑफिशियल सिग्नेचर होगा कंपनी का, जिसका यूज़ किया जाएगा लीगल वर्क करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में। Now the next is risk bearing. The risk of losses in a company is borne by all the shareholders. This is unlike the case of sole proprietorship or partnership firm, where one or few persons respectively bear the losses. हमारा लॉस कैसे बियर होगा कि कंपनी में आपने जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं वो जिस प्रपोर्शन में उन्होंने कैपिटल दिया है, जिस प्रपोर्शन में वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसी प्रपोर्शन में उन्हें लॉस भी झेलना पड़ेगा। जैसे कि सोल प्रोपराइटरशिप में क्या होता था कि सिर्फ जो प्रोपराइटर है उसे ही लॉस बियर करना है। पार्टनरशिप में क्या है कि जो है पार्टनरशिप में भी जो मेंबर्स हैं उनको लॉस बियर करना है, कभी कभी किसी एक को, कभी कभी सारे को। लेकिन हमारे रिस्क बियरिंग जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का है, उसमें क्या करें कि द रिस्क ऑफ लॉसेस इन अ कंपनी इज़ बोर्न बाय ऑल दी शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको लॉस झेलना पड़ेगा। अगर कंपनी में लॉस हुआ है तो हर कोई लॉस झेलेगा। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था। पार्टनरशिप में क्या है कि कभी कभी कोई पार्टनर एक्टिव है तो वो ज़्यादा झेलेगा, कोई पार्टनर जो है आपका डॉर्मेट है या स्लीपिंग है तो वो नहीं झेलेगा। तो उसमें पार्टनर्स की किसी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, किसी की लिमिटेड होती है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर लॉस हुआ है तो सबको झेलना है। इन द फेस ऑफ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज all shareholders in a company has to contribute to the debts to the extent of share in the company's capital. अगेन वही कि जिस हिसाब से उन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूशन किया होगा उसी हिसाब से वो लॉस को भी बियर करेंगे। लॉस को बियर कैसे करेंगे कि जो मतलब डेप्थ है, जो कर्ज़ा है, वो उसी प्रपोर्शन में भरने की कोशिश करेंगे, कर्ज़ा वापस करने की कोशिश करेंगे। The risk of loss thus get spread over a large number of shareholders. तो रिस्क जो अगर लॉस हुआ है, ज़्यादा लोग लॉस बांटेंगे, मतलब ज़्यादा लोग लॉस को कवर कर लेंगे तो लॉस जल्दी हमारा कवर हो जाएगा। अगर आपको 10,000 का लॉस हुआ है और उसे 10 लोग कवर करने के लिए, लॉस है मतलब आपको किसी को 10,000 रुपये आपको किसी को लौटाने हैं। आपकी कंपनी पे 10,000 रुपये का लॉस हो गया है। आपके यहाँ मेंबर्स कितने हैं? 10 हैं। तो सब ने 1,000 रुपये जो है वापस कर दिए, तो आपका क्या काम आसानी से हो गया। बट सेम कंडीशन है कि 10,000 रुपये आपके ऊपर लॉस है और आपके यहाँ 5 ही मेंबर थे, तो आपको सबको जो है सारे मेंबर्स को 2-2 हज़ार रुपये का लॉस होगा। तो आपका क्या लॉस का जो आपका अमाउंट है वो बढ़ गया। तो जब ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे और जो है लॉस सब बियर करेंगे तो लॉस जल्दी हमारा आउट ऑफ हो जाएगा। हमारा जो है डेप्थ क्या होगा वो पे ऑफ हो जाएगा। नाउ देयर इज़ मेरिट्स। लिमिटेड लाइबिलिटी की जो है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। वो क्या, जितना उन्होंने शेयर है उनके पास या कैपिटल उन्होंने लगाया है उस हिसाब से ही उनको पेमेंट करना है। और उनकी क्या, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी फ्री है, उनको कहीं से भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा। इससे क्या रिस्क भी कम हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, द ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एड टू एडवांटेज। जैसे कि आप क्या शेयर को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बांट सकते हो, मतलब शेयर कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ऐसा आप कब कर सकते हो? पब्लिक सेक्टर आपकी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो इसमें आप आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। दिस अवॉइड ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट द कंपनी एज अ फेवरेबल एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऐसा जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं शेयर, उससे क्या बहुत सहूलियत मिलती है
कंपनी को इससे फ़ायदा भी मिलता है। कैसे कि ब्लॉकेज नहीं होता है इन्वेस्टमेंट में, एक मेंबर गया तो दूसरा मेंबर आ गया, इससे कंपनी में क्या है, कैपिटल बना रहता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, फेवरेबल हमारा रहता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है कि आपके पार्टनर्स आएँ या फिर जाएं, लेकिन आपकी कंपनी बनी रहेगी, आपकी कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगी। किसी की डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी जो है मेंबर्स की, इनकी वजह से हमारी कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी को बंद करने के लिए क्या, आपको वाइंडिंग अप का लीगल प्रोसेस करना होगा। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, as compared to sole proprietorship and partnership form of organization, a company has large financial resource. The capital can be attracted from public as well as through the loans from bank and financial institution. Thus, there is a greater scope of expansion. The investors are inclined to invest in share because of the limited liability, transferable ownership, and possibility of high return in a company. कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि आप कैपिटल आराम से अट्रैक्ट कर सकते हो, कहाँ से, पब्लिक से भी, और लोन भी ले सकते हो आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इंटरेस्ट पे लोन खाली प्रोवाइड कराते हैं। बैंक क्या करते हैं, बैंक डिपॉजिट भी करते हैं, लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। बट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, वो सिर्फ लोन प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारा एक्सपेंशन के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा इन्हांस होके आता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप ओनरशिप, और क्या, आपको हाई रिटर्न मिलेगा कंपनी पे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या है, अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू specialists and professionals. It can therefore employ person who are expert in their area of specialization. The scale of operation in a company lead to division of work. Each department deal with particular activity and is headed by an expert. This lead to balanced decision making as well as greater efficiency in the company's operation. जैसे जैसे हमारी कंपनी क्या, आप स्पेशलिस्ट को, प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं। आपका डिवीजन ऑफ वर्क रहेगा। जब डिवीजन ऑफ वर्क रहता है तो ज़्यादा अच्छे से काम हो जा पाता है। अगर हमारे यहाँ डिफरेंट काम है, उसके स्पेशलाइजेशन हम प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे तो हमारा काम अच्छे से होगा। उसके बाद क्या, हम अपने काम को बांटेंगे, कई लेवल पे बैलेंस करेंगे, तो उससे भी हमारे काम में एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। Now, what are the limitations? Limitations simply a complexity in formation बहुत ही लंबा प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लिकेटेड है। लैक ऑफ सिक्रेसी क्या है, द कंपनीज एक्ट रिक्वायर ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन to the office of the registrar of the company. Such information is available to general public also. It is therefore difficult to maintain secrecy about the operation of the company. आप अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको टाइम टू टाइम अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के यहाँ अपडेट करानी होगी, और पब्लिक को भी, आपको जनरल पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल करानी होगी, तो सीक्रेसी वहाँ पे नहीं रह जाती। The next is impersonal work environment. Separation of ownership and management leads to situation in which there is lack of effort as well as personal involvement on the part of the officers of the company. दो हमारा ओनरशिप अलग है, हमारा मैनेजमेंट अलग है, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिससे हमारा वर्क एनवायरनमेंट क्या है, वो इफ़ेक्ट हो सकता है। नंबरस रेगुलेशंस, इतना ज़्यादा जो है कंपनी के ऊपर रेगुलेशंस हैं, ऑडिटिंग है, वोटिंग है, फाइलिंग रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें कंपनी को अपनी मेंटेन करनी पड़ती है, अदरवाइज़ कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कंपनी को आगे चल के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स अलग हैं, आपके शेयर होल्डर्स अलग हैं, आपके मैनेजमेंट अलग है, आप कई लेवल पे काम कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, इन थ्योरी
A company is democratic institution wherein the board of directors are representative of shareholder who are owners. In practice, however, such in most large sized organization having a multitude of shareholders, the owner have minimum influence in terms of controlling or running the business. It is because of the shareholder are spread all over the country and very small percentage attend the general meeting. The board of directors as such enjoy considerable freedom in exercising their power, which they sometimes use even contrary to interest of shareholders. Dissatisfied shareholders in such a situation have no option but to sell their share and exit the company. As the directors virtually enjoy the right to take over all the major decisions, it leads to rule by few. क्या होता है कि हमारी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पूरी कंट्री में फैले होते हैं एक कंपनी के, तो वो जो है दबाव नहीं बना पाते किस पे, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। तो आप बहुत ज़्यादा हिस्से में हो तो आप जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम है, सारी डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट वो देख रहे हैं, तो वो कई बार ऐसे डिसीजन भी ले लेंगे जो हमारे शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं रहती हैं। ऐसी सिचुएशन में शेयर होल्डर कंपनी छोड़ के चले जाते हैं और हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो फ्रीडम इंजॉय करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट अगेन शेयर होल्डर्स और हमारे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट हो सकता है। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग्स वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जाम्पल मे बी इंटरेस्टेड in higher salary, consumer desire higher quality of product at lower price and the shareholder wants higher return. सबके इंटरेस्ट अलग हैं यहाँ पे, हर कोई अलग तरीके की चीज़ें चाहता है। जैसे शेयर होल्डर्स प्रॉफिट चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर सैलरी चाहते हैं, कस्टमर चाहते हैं कि हायर उनको क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलें। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सबका इंटरेस्ट अलग है, सबका मोटो यहाँ पे अलग है, जो क्या कॉन्फ्लिक्ट को राइज कर सकता है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड होगा। थैंक यू।